हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही थी और राजस्थान जीके जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आपका ज्योग्राफी और इसके साथ साथ ही आपके जो भी पीछे के बजट जो पिछले 3 सालों में आर्थिक समीक्षा और सुजस इनमें जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट रूप से जो कि आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई आपकी जो इंपॉर्टेंट योजना है, फ्लैगशिप योजना, या कोई आपके विधेयक है, अधिनियम है, उनमें कोई चेंजेस हुआ है जो करंट से संबंधित है और अब वो स्टैटिक जीके है वो बन गई है, तो इन सब के लिए है ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये क्लास आपके राजस्थान के ऑल एग्जाम में आपके राजस्थान पुलिस, सीईटी 2024, पशु परिचारक भर्ती, आपके राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, संगणक, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यानी सारे के सारे एग्जाम आपके आगे आने वाले पटवारी वीडियो सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने अगर ये पीछे की आज की ये चौथी क्लास है, अभी तक आपने 3 क्लासेस देखे तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और हम किस तरह इसकी व्याख्या करके एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द बनने वाले सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर रही हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। अगर आपने ये क्वेश्चन है, आपने पिछली वाली जो कल वाली क्लास है, तीसरी जीके क्लास अगर आपने देखी है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप काफी सारे क्वेश्चंस है अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने इस क्वेश्चंस पर काफी अच्छे से चर्चा की थी। अब एक क्वेश्चंस है, मैंने आपको 3 टाइप से लिख कर बताया है कि ये क्वेश्चंस है वो, 2 क्वेश्चंस तो है वो आपको जो ARO वैकेंसी 2022 थी जिसमें एग्जाम आपका 2029 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसी में एक टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आ चुके थे, और ये कौन सा है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका आया है। जो ARO के आपके 27 अगस्त का जो एग्जाम था, यानी अलग अलग शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि आपके एक टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार बदल बदल के आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। मावजी ने, दरियाव जी ने, रामचरण जी ने और रामदास जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन ए, संत जो मावजी है उन्होंने इसकी है वो ग्रंथ की रचना की थी। चोपड़ा ग्रंथ है उसमें क्या है, उसमें मावजी के उपदेश दिए हुए हैं, मावजी के उपदेश दिए गए हैं। जो संत राम जो आपके मावजी है उनके उपदेश दिए गए हैं। जो संत मावजी है ये प्रवर्तक हैं और कौन से आपके संप्रदाय के हैं, तो जो आपका निष्कलंक संप्रदाय है, कौन सा, निष्कलंक निष्कलंक संप्रदाय है, उनके प्रवर्तक है संत मावजी। और इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, इनका जन्म है जो साबला गांव है डूंगरपुर में, साबला गांव डूंगरपुर में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। जो आपके अगर आपसे पूछ ले कि निष्कलंक जो संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, तो सावला गांव में इनकी पीठ है प्रमुख पीठ है निष्कलंक संप्रदाय की। इनके जो उपदेश है वो चोपड़ा ग्रंथ में लिखे हुए हैं। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनको कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, यानी निष्कलंकी इनको माना जाता है। इनके बारे में हमने और पढ़ी थी कि जो आपका चोपड़ा नामक ग्रंथ है, यानी चोपड़ा ग्रंथ है जिसमें संत मावजी के उपदेश दिए गए हैं, इस ग्रंथ में कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, थर्ड विश्व युद्ध, इसकी भविष्यवाणी है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ में की गई है। इसकी भविष्यवाणी वो की गई थी चोपड़ा नामक ग्रंथ में। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे संत मावजी है इन्होंने विनेश्वर धाम की स्थापना की थी, विनेश्वर धाम की स्थापना की थी। और हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था, और इनके बारे में पढ़ा था कि इनको वागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ का
धनी भी इनको कहा जाता है, धनी या धनी भी कहा जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी। अब आपने देखा होगा कि कल जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा है वो किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये ग्रंथ है ये वाद विवाद शैली में लिखा गया है, वाद विवाद शैली में लिखा गया है। पहला क्वेश्चन बन गया चोपड़ा नामक ग्रंथ है वो संत मावजी के द्वारा लिखा गया है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है, निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा राजस्थान का ऐसा ग्रंथ है जिसमें थर्ड विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ये सारी चीजें अब आप देख लेना, एक एग्जाम ARO का एग्जाम है उसकी अलग अलग शिफ्ट में एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ कि व्याख्या करो तो ऐसी करो कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हमारा एग्जाम में खाली न जाए, हमें सही से आंसर टिक करके आए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तीज, गणगौर, रक्षाबंधन और नागपंचमी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन बी गणगौर पर। ये हम सभी को पता है कि ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है, गणगौर पर की जाती है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी ARO आपके में आया हुआ जो 2022 में था। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, गणगौर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि मनाया कब जाता है, तो ये चैत्र माह में बनाई जाती है, चैत्र माह में। चैत्र माह में भी कब बनाई जाती है, चैत्र माह की जो शुक्ल तृतीया है, शुक्ल तृतीया है इस दिन है वो गणगौर मनाई जाती है। और आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दिन क्या किस रूप में बनाए जाते हैं, तो जो पार्वती जी थे, पार्वती जी, इनका मुकलावा या बोल दे पार्वती जी का गोना या फिर मुकलावा माना जाता है इस दिन हुआ था। ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो सर्वाधिक लोकगीत वाला त्योहार है। तो आप इसमें याद रखना कि सर्वाधिक लोकगीत, सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार, लोकगीतों वाला त्योहार। और आपसे क्वेश्चन इसका बन सकता है कि जो जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ की गणगौर है वो प्रसिद्ध है, तो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन किया था, तो आप याद रखना जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था, गणगौर की सवारी का वर्णन, सवारी का वर्णन किया था, वर्णन है वो किया था, किसने किया था, जेम्स टोड ने किया था। और अपना क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कहाँ की आपकी गणगौर बनाया जाता है जहां केवल गौर की सवारी निकाली जाती है। तो आप याद रखना जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। तो इसमें और अगर जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, वहां देखते हैं तो इसर और गौर, इसर और इसरी यानी इसर और गौर दोनों की सवारी निकाली जाती है। लेकिन अगर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है वो गौर की सवारी निकाली जाती है, गौर की सवारी है वो निकाली जाती है। तो आप देखिए गणगौर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो यही बना दिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने पहली क्लास में बात की थी कि गणगौर से संबंधित आपसे और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। और एक आपकी आती है धींगा गणगौर, गुलाबी गणगौर के साथ ही आपकी कौन सी आती है, धींगा गणगौर आती है। तो ये भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और एक आपको पता होगा धींगा आपका जो बेतमार मेला है, आपका धींगा गवर बेतमार मेला है वो भी कहाँ बनाया जाता है, जोधपुर में बनाया जाता है। जो धींगा गणगौर होती है ये कब आती है, ये वैसाख में बनाई जाती है। और वैसाख में भी कब बनाई जाती है, आपकी जो कृष्ण तृतीया है, कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। ठीक है। गुलाबी गणगौर की बात करें तो ये कब बनाई जाती है, ये आपके चैत्र माह में भी बनाई जाती है। और चैत्र माह के जो आपकी
शुक्ल पंचमी आती है उस दिन है वो बनाई जाती है। और जो सीधी गणगौर होती है जहाँ पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है वो चैत्र माह के शुक्ल तृतीया को की जाती है। अब धींगा गणगौर से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन पूछे थे कि जो धींगा गवर वेतमार मेला है वो किसके काल से चलता है, तो ये राज सिंह के काल से चला आ रहा है। गणगौर है वो होली के 15 दिन बाद में आता है त्योहार। तो इतने सारे क्वेश्चन है तो ये हमने एक साथ कवर कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो रहे ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीज आपने अच्छे से इसमें देख ली होगी। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस क्लास के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर, जिसका लिंक भी मैंने क्लास के नीचे दिया हुआ है। और वैसे भी ये जो आपका लर्न विद प्रीत चौधरी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप इसका रिवीजन कर पाओ। तो अच्छे से आपने पढ़ा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है जोहड़बीड़ बीकानेर में, सम जैसलमेर में, ताल छापर चूरू में, बिलाड़ा जोधपुर में। इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सी, ताल छापरे चुरू में, ताल छापरे चुरू में। अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा चुरू के बारे में, ताल छापर चुरू के बारे में कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, ताल छापर चुरू में। चुरू की जब बात आई है तो चुरू के बारे में आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पूछी जाती है आपकी पुत्री पाठशाला। पुत्री पाठशाला, वैसे तो ये आपके आधुनिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पुत्री पाठशाला या फिर कबीर पाठशाला, कबीर पाठशाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है कि ये कहां पर है, तो ये चुरू में है। अगर किसने इसकी स्थापना की थी तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना की थी कन्हैया लाल, कन्हैया लाल ढूंढने, कन्हैया लाल ढूंढने, कन्हैया लाल जी ढूंढने की थी। और एक चीज आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा संत किसे कहा जाता है, शिक्षा संत किसे कहा जाता है, तो केशवानंद जी को कहा जाता है, केशवानंद जी को कहा जाता है शिक्षा संत। तो ये इससे थोड़े से रिलेटेड थे चुरू से, तो मैंने ये भी आपको बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला कहाँ पर है, चुरू में है। किसने इसकी स्थापना की थी, कन्हैयालाल ढूंढ ने की थी। शिक्षा संत किसे कहा जाता है, केशवानंद जी को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख। आपको कमेंट करके एक चीज बतानी है, एक तो ये बताना है कि पहले पहले इस पुरस्कार की राशि, पहले की राशि है वो कितनी थी, ठीक है। दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये राशि है ये बढ़ाई गई है, कब बढ़ाई गई, बढ़ाई गई कब बढ़ाई गई, ये आपको यानी कौन से बजट में है या फिर इसका है वो कब ये बढ़ाई गई, दोनों के दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं। देखिए मैं आपको इतनी सारी चीजें है रिलेट में इसकी व्याख्या करके बताती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो कुछ अगर आप भी इस चीज को सर्च करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे तो आपके वो चीजें भी काफी अच्छे से याद में रहेंगी। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना कि इस पुरस्कार की महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो राशि है वो बढ़ा दी गई है तो 1 लाख रुपए कर दी गई, ये बहुत कम पूछेंगे। ये पूछेंगे कितने से बढ़ाकर कर दी गई है, कितने से बढ़ाकर है वो की गई है। दूसरा क्या पूछेंगे, किस बजट में की गई है, किस बजट में। ये क्वेश्चन आजकल काफी आपके ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस है काफी अच्छे से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था, बीके थापर, दयाराम साहनी, बीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, दयाराम साहनी। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और पहले कब, पिछले दोनों टेस्टों में हम पढ़ रहे हैं कि विराट का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी जी ने करवाया था। आपसे अगर विराट के बारे में पूछे तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष, बौद्ध
संस्कृति के अवशेष, संस्कृति के अवशेष, अवशेष कहाँ से मिले हैं आपको? विराट से मिले हैं। विराट है, इसको पहले विराट नगर कहा जाता था, जो कि अभी जयपुर में पड़ती है विराट नगर। विराट नगर है ये मत्स्य, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जनपद की राजधानी थी, जो कि राजस्थान का एकमात्र महाजनपद है। राजस्थान का एकमात्र, एकमात्र जनपद था, जो कि एकमात्र जो राजस्थान में था, मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, जिसको अब क्या बोला, विराट बोला जाता है। कहां पर है? जयपुर में है। और राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो सिर्फ कहां से मिले हैं? विराट से मिले हैं। यहीं विराट में जो आपकी बिजक की डूंगरी है, बिजक की पहाड़ी, बिजक की पहाड़ी, पहाड़ी, तो वहीं से है वो अशोक का शिलालेख है मिला है। ये क्वेश्चन भी काफी बार है पूछा जाता है, अशोक का शिलालेख मिला है। शिलालेख ये वापस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जो क्वेश्चंस आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो एमसीक्यू करवाए जाते हैं, इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आपकी है एक तो आपका रिदम बना रहे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि एक क्वेश्चंस के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ते रहे। और साथ में है आपको पीछे की चीजें भी है वो रिवाइज रहे, तो हमारी जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे से होता रहता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बचाना, स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना, गायों के बछड़ों को बचाना, स्कूल में बच्चों को विभिन्न तरह के खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान करना। ये आपकी फ्लैगशिप योजना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा मंजूरी कब मिली, लागू कब हुई, पुराना नाम है, पुराना नाम है क्या है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? और क्वेश्चन बन सकता है कि किस विभाग की योजना है, किस विभाग की योजना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो अलग से कोई बजट घोषणा हुई है इसके बारे में, जिसमें इसमें कोई परिवर्तन किया गया, तो आप देखिए इससे 5 प्रकार के क्वेश्चन तो इस प्रकार पूछे जाएंगे। चौथा प्रकार ये है ही कि किस इसका उद्देश्य क्या है। इसमें बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इसको मंजूरी कब मिली थी, तो मंजूरी मिली थी 23 जून, 23 जून 2022 को, पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी, लागू कब हुई? लागू हुई थी 29 नवंबर 2022 को, दूसरी चीज ये याद रखेंगे। तीसरा, कि इसका पुराना नाम क्या था, या फिर आप पूछा जा सकता है कि ये कौन सी योजना का परिवर्तित रूप है, तो इसका जो पुराना नाम था वो था अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा दूध योजना, दूध योजना। और ये योजना है वो कब से शुरू थी, तो ये योजना आपकी शुरू थी जुलाई 2018 से, जुलाई 2018 से। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं से भी पूछा जाए, कहीं से छप के आ जाए, बस हमें है उसका आंसर बिल्कुल सही से टिक करना है। तो क्वेश्चन, मंजूरी कब मिली मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को? 23 जून 2022 को, लागू हुई 29 नवंबर 2022 को। इसका पुराना नाम था ये, यानी यह पुरानी योजना थी अन्नपूर्णा दूध योजना, जो कि जुलाई 2018 में स्टार्ट हुई थी। अब पूछा जा सकता है किस विभाग की है, तो स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है, विभाग की योजना है। बजट घोषणा की बात करें तो पहले ये था कि जो स्कूलों में बच्चों को दूध दिया जाता था तो सप्ताह में 2 दिन दिया जाता था, सप्ताह में 2 दिन, 2 दिन। और ये 2 दिन कौन से थे? सप्ताह में 2 दिन थे, एक तो था मंगलवार, मंगलवार। ये क्वेश्चन भी हमें याद होने चाहिए कि ये योजना पहले जब स्टार्ट हुई थी तब क्या थी, और दूसरा था शुक्रवार को दिया जाता था। लेकिन जब अगर बजट की बात करें तो बजट 2023-24 में, 2023-24 में प्रतिदिन स्कूल में दूध दिए जाना, इस बजट की घोषणा हुई थी। बजट में ये घोषणा हुई थी कि प्रतिदिन दूध दिया जाए। तो अब देखिए एक ही जो आपकी योजना थी, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने अच्छे से हमने इसकी व्याख्या करके हर एक पहलू को हमने अच्छे से पढ़ा है। मंजूरी 23 जून 2022, लागू 29 नवंबर 2022, पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना जो कि जुलाई 2018 की योजना है, स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है,
पहले सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाता था, जबकि बजट घोषणा 2023-24 में हुई कि प्रतिदिन दूध दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड जो 21 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम बर्ड पार्क के बारे में आ सकता है। तो और सारे भी क्वेश्चन जैसे आपका संविधान पार्क है, सिटी पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, स्ट्रेप पार्क है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का। राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया नागौर, प्रतापगढ़, अलवर और उदयपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। आपका प्रथम में बर्ड पार्क, प्रथम बर्ड पार्क है वो आपके ऑप्शन है डी, उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहाँ पे? गुलाबपुरा में। उदयपुर में कहाँ पे? गुलाबपुरा में। और इससे आपका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बर्ड पार्क तो हमारे गुलाबपुरा उदयपुर में हो गया। अगला पूछ सकता है कि संविधान पार्क कहाँ पे है? संविधान पार्क, तो इसको आपको ध्यान रखना है। संविधान पार्क है वो है आपके जयपुर में। जयपुर में। आपसे पूछा जा सकता है सिटी पार्क, सिटी पार्क कहाँ है? तो ये भी है तो जयपुर में, लेकिन जयपुर में कहाँ है? तो जयपुर में आपके मानसरोवर, मानसरोवर जयपुर में है। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जोधपुर के बारे में आपसे पूछ ले, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रेप पार्क, स्क्रेप पार्क ये कहाँ पे है? तो ये आपके जोधपुर में है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी कहाँ पर? सुरपुरा जोधपुर में, सुरपुरा जोधपुर में, जोधपुर में। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जो इकोलॉजी पार्क है, प्रथम, अब बर्ड पार्क पूछा गया है तो इकोलॉजी पार्क भी, इकोलॉजी पार्क भी पूछा जा सकता है, जो कि कहां पर है? जो आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ ले ऑक्सीजन पार्क कहां पर है? क्या पूछ ले? ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पार्क है, तो ये कहां पर है? ये आपके कोटा में है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और जो एक चीज याद रखना, अभी आपके एग्जाम में एक टाइम पड़ा है। आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम में, सीईटी में, पशु परिचरक एग्जाम में जो परिचर का एग्जाम है, राजस्थान कोऑपरेटिव में और संगणक का तो अब इतना टाइम में नहीं बचा है। लेकिन ये जो वैकेंसी में काफी आपके बारे में टाइम बचा है, 2-3 महीने मान के चलिए। तो आप एक काम करो, या तो एक रजिस्टर बना लो अपना, या फिर जो A4 साइज के पेज आते हैं उनमें। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको लेके आती हूँ ना, ये क्वेश्चन मत उतारा करो। लेकिन जैसे संविधान पार्क कर दिया, सिटी पार्क कर दिया, स्क्रेप पार्क कर दिया, ऐसे जो आपको व्याख्या में जो चीजें बताती हूँ वो आप रफली नोट डाउन कर लो। एक दो बार उनका आप रिविजन करोगे तो आपके अच्छे से वो चीजें याद हो जाएंगी। याद क्या रखना है? प्रथम बर्ड पार्क है गुलाबपुरा उदयपुर में, संविधान पार्क जयपुर में, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में, स्क्रेप पार्क सुरपुरा जोधपुर में, प्रथम इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ऑक्सीजन पार्क कोटा में। तो एक साथ ये चीजें याद हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अगर प्रथम बर्ड पार्क आ गया तो अब की बार अगर इकोलॉजी पार्क आया तो हम ये अच्छे से आंसर कराएंगे। सिटी पार्क पूछ लिया, संविधान पार्क पूछ लिया, कुछ भी आए हम अच्छे से इसे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना है वो कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? रामगढ़ विषधारी राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, श्री विलीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो अगर बात करें भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित नहीं, अब ये बन गया है तो कब कब बना ये देखेंगे, कौन सा बना ये देखेंगे। तो
आप सभी को पता है 52वां टाइगर रिजर्व है, ये बना है रामगढ़ विषधारी राजस्थान वाला, ऑप्शन है ए। अब हम बात करेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक एक लिखवाऊंगी। क्या कि ये है कहाँ, जिला कौन सा है, और क्या बन सकता है आपसे, बन सकता है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो टाइगर रिजर्व है, जो इसमें दिया गया है ना कि टाइगर रिजर्व है अधिसूचित किया गया, तो आपको याद होना चाहिए टाइगर रिजर्व है ये कब बना, इसका उपनाम क्या है, उपनाम है वो क्या है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने सबसे पहला है जो पढ़ लिया कि 52वां टाइगर रिजर्व बना, पहली चीज ये याद रखनी है, कौन सा, रामगढ़ विषधारी। कहाँ पर स्थित है ये, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको दर्जा कब मिला, वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में घोषित हुआ, 1982 में घोषित हुआ। टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ, तो ये 16 मई 2022 को, ठीक है। उपनाम क्या है, उपनाम है इसका रणथंभौर, रणथंभौर के बाघों का, बाघों का जच्चागर, जच्चागर ये इसका उपनाम है। तो इस नाम से भी पूछा जाता है कि रणथंभौर के बाघों का जच्चागर है वो किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो रामगढ़ विषधारी बूंदी का जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसको कहा जाता है, बूंदी में पड़ता है। वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व 16 मई 2022 को घोषित किया गया, और उपनाम है ये है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय और योजना विभाग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन ए। जो ये एकल नारी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शुरू कब हुई, तो आपको याद रखना है कि ये योजना 2013 से शुरू हुई। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पात्र कौन है, मतलब कौन कौन सी महिलाएं इसमें आती है, तो इसमें जो विधवा है, विधवा महिला, तलाकशुदा, तलाकशुदा महिला, और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं, महिलाएं इसमें आती है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो पेंशन है वो कितनी मिलती है। तो अगर पेंशन की बात आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, आपको 18 से 55 साल की जो महिला है उसकी, फिर 55 से 60 की महिलाएं हैं उनकी, फिर 60 से और 75 वाली महिलाएं, और उसके बाद जो 75 प्लस वाली महिलाएं हैं उनकी बात याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जा सकती है। तो आप याद रखना, जो 18 से 55 साल की महिलाएं हैं उनकी जब पहले जो योजना स्टार्ट हुई थी 2013 में, तो ये 500 प्रति माह थी, 500 प्रति माह थी। लेकिन जब ये आपके बजट, बजट भी कौन सा, जो 2023 का है, बजट 2023 24, यहाँ लिख देती हूँ 23-24, इसमें घोषणा की गई कि इनको जो प्रति माह है वो 1000 प्रति माह दिया जाएगा, 1000 रुपए इनकी जो पेंशन है वो 1000 प्रति माह हो गई। और अगर जो 55 से 60 वर्ष की महिलाएं थी उनको पहले रुपए कितने थे, 750 रुपए, 750 रुपए प्रति माह, प्रति माह, जो अब बढ़ाकर बजट 23-24 में कितने कर दिए गए हैं, 1000 पर मंथ, ठीक है।
जो 60 से 75 उम्र की महिलाएं हैं उनको पहले से 1000 दिए जाते हैं, तो अब भी 1000 ही हो गए। और 75 प्लस की महिलाएं हैं उनको पहले से 1500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, तो उनको भी अभी इतने ही दिए जा रहे हैं। बस आपको याद क्या करना है, चेंजमेंट कहाँ हुआ है 2023-24 के बजट में, आपके 18 से 55 वर्ष और 55 से 60 वर्ष। अब आपको याद क्या करना है कि 18 से जो 75 साल की महिलाएं हैं उनको तो 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है, और जो 75 से ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए है वो प्रतिमाह दिया जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब आपसे पूछा ये जाता है कि कौन से बजट में चेंज किया गया है, और पहले इस बजट में चेंज किया गया उससे पहले इनको कितना दिया जाता था, क्योंकि अब तो सिंपल सा हो गया, अभी 18 से लेके 75 की महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपए दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि पहले कितने दिए जाते थे, ये जो शुरू हुई थी योजना कब हुई थी, और इसमें कौन से बजट में है ये परिवर्तन किया गया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है? बाबूजी, मलिनाथ जी, रामदेव जी और देवनारायण जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन ए सी, रामदेव जी। अब रामदेव जी का क्वेश्चन आया है तो इनसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो रामदेव जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। एकमात्र ऐसे देवता हैं, एकमात्र लोक देवता, लोक देवता, लोक देवता जो एक कवि थे, जो एक कवि भी थे, कवि भी थे। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पीरों का पीर। और क्या बनता है इनसे? इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, शुक्ल एकादशी, ठीक है, को इनका मेला बढ़ता है। और इनसे क्वेश्चन क्या बनता है? रामदेव जी से क्वेश्चन बनता है कि इनका जो धाम है, मंदिर है, वो कहाँ पे है? रुणेचा में, रुणेचा में मंदिर है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो रामदेव जी का मंदिर है रुणेचा में, उसका निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? तो कब हुआ? 1931 में। किसने करवाया? महाराजा, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने करवाया। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ग्रंथ क्या था? तो इनका ग्रंथ था 24 बाणियां, बाणियां इनका ग्रंथ था। और इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो पचरंगी ध्वजा है, पचरंगी ध्वजा, ध्वजा उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है नेजा, उसे क्या बोला जाता है? नेजा। और इनसे क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने, रामदेव जी ने एक इसकी पंथ की स्थापना की थी, कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की स्थापना, पंथ की स्थापना। और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। इन लोगों के द्वारा जो रामदेव जी के लिए जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है 13 ताली नृत्य। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। रुणेचा में इनका प्रमुख मंदिर है, और इसका निर्माण 1931 में हुआ था और महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इनका जो ग्रंथ है उसको 24 बाणियां कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है, पचरंगी ध्वजा होती है। इनकी जो घोड़ी है वो लिली घोड़ी है। इनका पंथ है वो, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जो कि 13 ताली नृत्य करते हैं। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड और विराट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट। और विराट के बारे में मैंने काफी सारी चीजें बताई है कि इनका उत्खनन है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था।
राजस्थान सरकार ने किस जिले में पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो आप सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी। राजस्थान सरकार ने एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की है, जो कि कहाँ स्थापित की है, वो की है आपके जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसको लागू किया गया था? आपको पता हो तो मैंने पिछले आपके टेस्ट में कई सारे और अधिनियम भी आपको लिखवाए थे कि ये अधिनियम कब के थे और इनमें है वो कब है वो संशोधन हुआ है और कब ये लागू हुए थे, ये चीज भी मैंने आपको करवाई थी। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था 19 फरवरी 2020, 16 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010 और 1 अप्रैल 2010। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अब अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मैनरेगा है, मैनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसके बारे में मैं बात कर रही हूं। अगर इसकी बात करें कि जो राष्ट्रीय मैनरेगा से संबंधित जो आपका अधिनियम है ना, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वाला। ये कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी एक दो क्लास में आपको बताया है। ये आपके 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? ये भी 2005 का है। लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपके 12 अक्टूबर 2005 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या है, आपका है एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अब मैंने एक दिन पहले जो क्वेश्चन करवाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाला, तो मैंने आपको उस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था उसमें बताया था कि वो 1972 में लागू हुआ था। उसके साथ साथ मैंने 4 से 5 और भी अधिनियम लिखवाए थे, जैसे आपके नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 है, वो 23 मार्च 2022 को लागू हुआ था, जिसमें अभी संशोधन हुआ है। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 है, वो 24 मार्च 2022 को हुआ था। इसी के साथ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, वो 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। और ये एक दो चीजें मैंने आपको उस टाइम भी लिखवाई थी, जैसे राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 है, जो कि जैव विविधता एक्ट 2002 वाला, तो वो कब लागू हुआ था आपके, ये चीजें भी मैंने बताई थी। तो वो अगर आपने उस टाइम नोट डाउन की थी, उसके आगे ये वाले नोट डाउन कर लोगे ना, तो आपके सारे के सारे याद हो जाएंगे और आपको जगह जगह नहीं देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, एक साथ में आप याद कर लोगे। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ये कब का है? 1955 का है। और लागू कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1955। तो आप ये चीजें भी याद रखना। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, वो लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ये 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ। तो ये आज के हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।